Hello everyone, welcome again to my YouTube channel। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और मैं रिएक्शन करने वाली हूँ आज सेकंड टाइम नेपाल पर। और जो मैंने फर्स्ट नेपाल पे वीडियो रिएक्शन किया था तो मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जैसे ये थोड़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, नेपाल अब थोड़ा सा मतलब इस तरह से नहीं है, ये किसी इंडियन ने बनाई है इसलिए वीडियो ऐसी है इस तरह की कुछ चीज़ें। और नेपाल के बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है बीच में, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये हम नई वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, फिर हम नई वीडियो देखते हैं कि नेपाल अब कैसा है और नेपाल में अब क्या कुछ चल रहा है। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप मुझे नेपाल से देख रहे हैं तो आपका सब्सक्राइब लाइक शेयर तो बनता है। और इसके अलावा और भी रिएक्शन वीडियोस के लिए जो दूसरा चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ पर ज़्यादा वीडियोस आएंगी आपके सजेशंस पे। सो वहाँ पर जाकर ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करना। और लेट्स प्ले दिस वीडियो और चेक करते हैं कि इसमें लिखा हुआ हाउ डिड नेपाल बिकम सच अ बिग हिंदू नेशन। सो लेट्स प्ले दिस। इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक ऐसा देश जिसे माना जाता है स्वर्ग का टुकड़ा, एक ऐसा देश जहां नहीं बिकती कोई भी नशीली चीज, दुनिया का ये इकलौता ऐसा अच्छी बात देश है। जिस पर कभी भी किसी विदेशी का आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में बसे नेपाल ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग और नई पहचान बनाई है। आइए आज आपको बताते हैं नेपाल के सुनहरे इतिहास और विविधता से भरे कल्चर के बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नेपाल के बारे में जानने से पहले आइए आपको नेपाल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स बताते हैं। कहने को तो नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल की बहुत सी ऐसी चीजें और कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल में अलग अलग ये प्राचीन नेपाल में सांस्कृतिक बिल्डिंग थी, विरासत कितनी है प्यारी और थी आपको यार। बता दें कि वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। साथ ही साथ बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी दक्षिणी नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। वहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले गोरखा भी नेपाल की जमीन से ही निकले और आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल दुनिया में सबसे बड़ा देश है जहां की ज्यादातर जनसंख्या हिंदू है। इतना ही नहीं, नेपाल मतलब के इंडिया से ज्यादा हिंदू 81% नेपाल हिंदू में धर्म है। को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र भी कहा जाता वाओ, है। ये जबकि नई देश की इन्फॉर्मेशन थी मेन बिल्कुल। माइनॉरिटीज में तिब्बतन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरांतस और क्रिश्चियन लोग हैं। आपको बता दें कि अपनी खूबसूरती के लिए फेमस ये देश पूरी दुनिया में मशहूर है। नेपाल अपने यहाँ के पक्षियों के लिए भी फेमस है। पूरी दुनिया के पक्षियों के ओह माय लगभग गॉड, 8% कैसे पक्षी इस देश में। तोते जिन थे। लोगों को बर्ड्स पसंद हैं वो इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। वहीं अगर हम्म। हम नेपाल की ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर है। और ये भौगोलिक रूप से यानी कि ज्योग्राफिकल फॉर्म से 3 भागों में बटा हुआ है, जो है पर्वतीय क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और वहीं 93। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 30 लाख है। नेपाल की राज्य भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के नए संविधान के मुताबिक नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है। इन सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में कुल 77 जिले हैं। नेपाल देश की संस्कृति आप तिब्बत बताएं, आप एवं कौन भारत से से काफी मिलती जुलती प्रोविंस है। से नेपाल है में नेपाल नेपाली में? भाषा को छोड़कर मुख्य रूप से 6 भाषाएं और बोली जाती हैं, जो कि गुरुंग, तामंग, नेपा भाषा नेवा, गोरखाली, किराती और मगर है। तो ये कितनी तो थे किस्म की नेपाल से लैंग्वेजेस जुड़े है कुछ यार फैक्ट्स। दुनिया में। आइए बात करते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि नेपाल हिंदी बहुत नहीं पहले बोले जाते वहां अशोक पे। साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 3री शताब्दी में ही अशोक साम्राज्य ने नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद 4ठी शताब्दी में नेपाल राज्य ने समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया और फिर 7वीं शताब्दी में नेपाल पर अपना अधिकार जमाने के लिए तिब्बत ने हमला कर दिया और नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल के आंतरिक संघर्ष यानी कि बहुत से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जिसके कारण नेपाल में स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होने लगी और 11वीं शताब्दी आते आते नेपाल में ठाकुरी वंश के हिस्ट्री में तो राजाओं सब ने अपना कंट्रीज के अधिकार साथ जमा कुछ लिया। ना कुछ इन हुआ ही है। सभी के बाद नेपाल में मल्ल वंश का उदय हुआ। नेपाल में मल्ल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने लगभग 1428 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद आपको बता दें कि प्रसिद्ध शासक यक्ष मल्ल ने मरने से पहले ही राज्य का बंटवारा अपने बेटे और बेटियों में कर दिया था। इस बंटवारे की वजह से नेपाल काठमांडू और भात गांव के 2 राइवल स्टेट्स में बंट गया।
और आपस में ही झगड़े होने ओके। लगे। इन झगड़ों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। पश्चिमी हिमालय के गोरखाओं ने अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप किया और नेपाल को एक पावरफुल किंगडम के रूप में बदल दिया। 19वीं शताब्दी आते आते गोरखाओं ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरीय सीमा से मिला दिया। अपनी सीमा को बढ़ाने के कारण 1814 से 1815 ईस्वी में नेपाल और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के बाद दोनों देशों में सुगौली की संधि हुई, जिसके मुताबिक नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकार को दे दिए। इसके साथ ही इस दौरान नेपाल में एक ध्वज संधि यानी कि फ्लैग ट्रीटी भी हुई, जिसके मुताबिक नेपाल की फॉरेन पॉलिसी उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। इस तरह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ नेपाल एक आजाद देश बना रहा। इसके बाद साल 1951 से 1960 में राजा महेंद्र पंचायत प्रणाली यानी कि पंचायत सिस्टम को लेकर आए। तब नेपाल में बहुपार्टी लोकतंत्र यानी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को डेवलप किया। अच्छा है, पूरी उसके बाद उसकी हिस्ट्री पता चल रही है आज संसदीय तो। सरकार को राजा महेंद्र के बेटे राजा वीरेंद्र महेंद्र ने नाम बहाल सुना हुआ है। यानी कि रिस्टोर कर दिया। इसके बाद तकरीबन 10 सालों तक नेपाल को कम्युनिटी माओवादी उग्रवाद, जिसे कम्युनिस्ट माओइस्ट इंसर्जेंसी के नाम से भी जाना जाता है, का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2000 में राजशाही की भी समाप्ति कर दी गई। अब तक नेपाल बहुत से राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर चुका था, इसलिए वहां की राजशाही खत्म होने के बाद वहां के शासकों ने नेपाल को एक संवैधानिक कंट्री बनाने का सोचा। इस दौरान नेपाल की दूसरी वैधानिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2015 में नए संविधान को प्रमोट किया था। वहीं सालों के राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट घोषित किया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। आज भी नेपाल के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं माइनॉरिटी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में संस्कृत के बहुत से हाथ से लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में नेपाल में संस्कृत को बहुत माना जाता था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत में भी नेपाल का जिक्र मिलता है, जिसमें कर्ण की जीत का उल्लेख मिला है। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल देश में जो राजा थे, महाभारत पे तो एक ये पुरानी मूवी बनी हुई है नीचे उतर आया और फिर पूर्व की ओर आगे बढ़ा। इससे पता चलता है कि पुराने समय में भौगोलिक एवं सांस्कृतिक व्यू से नेपाल को भारत का एक हिस्सा समझा जाता था। नेपाल में बहुत समय तक नॉन आर्यन जातियों का राज्य रहा। मध्य युग मिडिएवल पीरियड में राजनीतिक सत्ता मेवाड़ राजस्थान के राज्य वंश की एक शाखा के हाथ में आ गई। राजपूतों की यह शाखा मेवाड़ से मुसलमानों के आक्रमण से बचने के लिए नेपाल में आकर बस गई थी। इसी क्षत्रिय वंश का राज्य आज तक नेपाल में चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से बहुत से स्थानीय प्राचीन काल से अब तक हिंदू तथा बौद्धों के पुण्य तीर्थ रहे हैं। लुम्बिनी पशुपतिनाथ जैसी जगह भारतवासियों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि नेपालियों के लिए। ऐसा महाभारत काल में जब कुंती के पुत्र पांचों पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम ने भगवान महादेव को दर्शन देने हेतु विनती की। तभी भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन एक लिंग के रूप में दिए, जो आज पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कभी भी किसी पुराने और नए कनेक्शंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये हिमाकत अंग्रेजों ने जरूर की थी और उन्हें हर बार मुंह की खानी पड़ी थी। नेपाल पर किसी भी बाहरी शक्ति का कब्जा ना कर पाने के पीछे कई वजह हैं। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कितनी इंटरेस्टिंग लगी। साम्राज्य यानी कि एक्सपेंशनिस्ट एम्पायर था और गोरखा लड़ाकों ने अंग्रेजों को भी प्रभावित किया, जिसके नतीजन भारतीय सेना में आज तक गोरखा रेजिमेंट है, जो कि ब्रिटिश सेना में भी लड़े थे। अब देखिए, जब दो विस्तारवादी साम्राज्य भिड़ते हैं तो दोनों को ही कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ता है। और सुगौली की संधि उस संतोष को दर्शाती है। जहां अंग्रेजों ने तिब्बत का विचार त्यागा, तो वहीं गोरखा ने अवध का विचार त्याग दिया। अब अगर हम आज के नेपाल की बात करें तो वैसे तो इस देश में टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है और अक्सर लोग इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ों वाला। इसके अलावा नेपाल में कमाई का सबसे बड़ा जरिया खेती है। यहाँ 18% भूभाग पर खेती होती है। साल 2015 में लागू किए गए संविधान के बाद साल 2018 में नेपाल का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 28.8 बिलियन डॉलर्स हो गया था और साल 2018 में ही 3% एनुअल ग्रोथ के साथ
साल 2019 में ये 7.1% तक पहुंच गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते कैसे हैं और क्यों ओके। भारत के लिए नेपाल एक इम्पोर्टेंट देश है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सदियों से चले आ रहे बहुत जियोग्राफिकल, फ्रेंडली हिस्टोरिकल, रिलेशनशिप्स है ना उनके। कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज रिलेशनशिप्स के कारण अपनी विदेश नीति में एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की वजह से बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ भी इनका एक जैसा कनेक्शन है। साथ ही नेपाल 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा बनाता है। इन इसलिए सब पे रिएक्शन कल्चरल और करूंगी। इकोनॉमिक एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी दुनिया से व्यापार के लिए रास्ता प्रोवाइड करने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी यानी कि ट्रेड पार्टनर है और ओके। विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। आपको बता दें कि नेपाल का लगभग 66% व्यापार भारत में ही होता है। तो दोस्तों ये था नेपाल का इतिहास। ओके, सो अभी मैंने देखा है नेपाल की हिस्ट्री, नेपाल कैसे बना, उसका नाम कैसे रखा गया, वो जो कुछ चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड थी। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ आज का जो नेपाल है उस पर एक स्पेशल वीडियो एक अलग से आएगी और उसका आप लोगों ने वेट करना है, वो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। और जो नेपाल में जो फूड और जो चीज़ें जो स्पेशल टूरिज़्म के लिए जो प्लेसेस हैं उन सबको मैं देखना चाहती हूँ। सो वो जल्दी वीडियो आएगी, उसका वेट ज़रूर करना आप लोग। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और जो नेपाल से देख रहा है, जो नेपाल से नहीं भी देख रहा, मुझे ज़रूर बताया आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपकी जगह को भी देखूँ, रिएक्शन करूँ। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।